नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना, हर पार्ट को पढ़ना, हर कॉन्सेप्ट को समझना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और बात जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो गत वर्षों में क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है, उनका जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स की कवरेज होती है, सिलेबस की कवरेज होती है, हर महीने में वो आपको रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस फील कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे के पूरे टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करें। ऐसा करने से जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है आपके पास। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं और एसएससी सीजीएल के टीयर 1 2018 का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों, यहां आपसे एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है, पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एसवीओ फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट वी है, वर्ब बेनिफिटेड है, ऑब्जेक्ट दिस स्कीम है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डाल देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डाल लेना है, वर्ब वैसे ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको टेंस को मेंटेन करना है। ये जो वॉइस होती है एक्टिव या पैसिव, ये वर्ब की वॉइस होती है, तो वॉइस चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। यहां पे कौन सा टेंस है दोस्तों? यहां पे टेंस है सिंपल फ्यूचर, विल बी। ये देखिए, पैसिव फॉर्म में विल बी है। एक्टिव और पैसिव में हम जानते हैं कि अगर सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में विल रहता है तो पैसिव में विल बी हो जाता है, और सिमिलरली अगर पैसिव में विल बी है तो एक्टिव में विल हो जाएगा। तो टेंस हमको सेम मेंटेन करना है, और ये जो बी फॉर्म है यहाँ पे विल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दिस स्कीम जो है ये इस तरफ आ जाएगा। वी जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा, जब वी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है तो वी कन्वर्ट हो जाता है, याद होगा दोस्तों, अस में, ठीक है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, दिस स्कीम दिस स्कीम दिस स्कीम, ठीक है। ये चारों में सही है, ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, बेनिफिट अस, वी ये गलत है, अस अस। तो ये 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अभी आइए देखते हैं टेंस कहां पे मेंटेन किया हुआ है। इज गलत है, वुड गलत है, हैज गलत है। देखिए, हमने बोला था कि विल होगा, यहां पे विल है, टेंस मेंटेन किया है, सिंपल फ्यूचर ही मेंटेन किया है, दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, 4th ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको? अगर एक्टिव और पैसिव में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक्टिव पैसिव के लेक्चर का, जो मैंने पहले लिया था। आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ड्यू टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री। ले ऑफ होता है छटनी, जब कर्मचारियों की छटनी होती है तो उसको ले ऑफ कहते हैं। The sword of Damocles is always hanging over the employees. अब वो the sword of Damocles आपका अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू में। उस इडियम का क्या मतलब होता है? अब देखिए, ये जो इडियम है ये किंवदंती से चली आ रही है, एक हिस्टोरिकल कहानी से चली आ रही है कि डेमोक्लस नाम का एक शख्स था। उसने एक दिन बात बात में अपने राजा से कहा कि देखिए, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, पैसा है, आप आराम से जिंदगी जीते हैं,
तो डेमोक्लस को राजा ने बोला कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम एक दिन राजा बन के देखो और देखो कि राजा की लाइफ कैसी होती है। तो डेमोक्लस खुशी खुशी राजी हो गया। जब वो राजगद्दी पे बैठा उस दिन, तो राजा ने क्या किया कि उसके ऊपर एक तलवार टांग दी और उस तलवार को घोड़े की पूंछ के एक बाल के बदौलत वो टंगी हुई थी। राजा ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो ये फील कराना चाहता था डेमोक्लस को कि राजा के बहुत दुश्मन होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरह के खतरे में होता है, तो निरंतर वो किसी न किसी खतरे में होता है राजा। तो डेमोक्लस के लिए भी ये फीलिंग होनी चाहिए, वो निरंतर खतरा महसूस करे, इसके लिए वो सोर्ड तलवार उसके ऊपर टांगी गई। तो वहीं से ये मुहावरा आया है। तो इसका मतलब होता है कि निरंतर अगर आप किसी खतरे में हैं तो कहते हैं द सोर्ड ऑफ डेमोक्रेस इज हैंगिंग ओवर द हेड। तो दोस्तों ये देखिए, ये चौथा ऑप्शन जो है कांस्टेंट थ्रेट। तो मैंने आपको कहानी भी बता दी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हर इडियम या मुहावरा अगर आपको याद करना है तो जब भी आपको कुछ मिले, तो कई मुहावरों के ऐसे होते हैं कि रोचक कहानियां होती हैं उनके पीछे। तो अगर आप वो जानने की कोशिश करेंगे, आप सिंपल गूगल कर सकते हैं, तो आपको बात क्या है कि उस मुहावरे का मतलब बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा कहानी के फॉर्म में, अगर आप उसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। देखिए, जंबल्ड सेंटेंस में एक बात आपको गांठ बांध के रखनी है कि जंबल्ड सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकल फ्लो बनाइए सेंटेंसेस का, कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, वो लॉजिक से समझ में आना चाहिए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सेंटेंस की मीनिंग पहले क्लियरली समझें, हर सेंटेंस में बोल क्या रहा है। जब आप वो समझ जाइएगा तो कई ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें ये फील होगा आपको कि इसके पहले कुछ बोला गया है जिसको इसमें विस्तृत किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस के पहले भी कोई सेंटेंस है। तो आपको सारे सेंटेंस को पढ़ना है, फिर आपको देखना है कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि पहले हो। जनरली जो इंट्रोडक्शन या जो पहला सेंटेंस होता है दोस्तों, वो सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है और उसमें आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि कोई पिछले सेंटेंस के बारे में इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि चारों सेंटेंस को पढ़ते हैं उसमें क्या क्या रहा है, उसके बाद हम देखेंगे किस ऑर्डर में उसको प्लेस करना है। द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। यहां पे देखिए दोस्तों, द ब्रेन इज एक्टिव टू, ब्रेन की भी बात हो रही है, तो मतलब किसी और की भी बात पहले हुई है, इसीलिए यूज हुआ है टू। ब्रेन इज एक्टिव टू, तो ये समझ में आ गया कि ब्रेन एक्टिव होता है स्लीप के दौरान, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि इसके पहले किसी और की बात हुई। तो ठीक है, ये सेंटेंस हम समझ गए हैं। अब देखेंगे कि इसके पहले और इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। However, the body utilizes the sleeping time effectively। यहां भी स्लीप के बारे में बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस शुरू हो रहा है however से, मतलब लेकिन। तो ये समझ में आ रहा है कि इसके पहले भी कोई सेंटेंस है जिसका नेचुरल फ्लो है कि एक स्टेटमेंट देने के बाद एक काउंटर पॉइंट दिया जा रहा है कि बॉडी यूटिलाइजेस स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, थर्ड में आते हैं। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। देखिए, इस सेंटेंस की ब्यूटी ये है, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है, इसके पहले किसी सेंटेंस की हमें जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। चौथे में आइए। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग द नाइट। इट मतलब किसी की बात हो रही है, ये हमें पता नहीं है, हो सकता है इसके पहले वाले सेंटेंस में। तो तीनों सेंटेंस में ए, बी और डी में हमें ये फील हुआ कि किसी और सेंटेंस का रेफरेंस लेके बात हो रही है, लेकिन सिर्फ सी ऐसा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि बस इंट्रोड्यूस किया गया। तो सी को हम पहला मान लेंगे। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, तो ये सी को मान लेंगे पहला। तो ये बोल रहा है कि हम 1/3 अपना टाइम जो है वो सोते हुए व्यतीत करते हैं, मतलब एक तरह से कह रहा है कि बर्बाद करते हैं, ये वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब ये सेंटेंस देखिए, हाउएवर द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सेंटेंस लॉजिकली हमें लग रहा है कि इसके बाद आएगा, क्योंकि पहले स्लीप की बात हो रही है, टाइम लगने की, फिर ये बोला जा रहा है लेकिन बॉडी उस टाइम को अच्छे से यूज करती है। ठीक है,
अभी ये देखिए, ये जो डी सेंटेंस है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन्स। इट मतलब किसकी बात हो रही है? बॉडी की। हार्मोन और एनर्जी कौन रिलीज करेगा? बॉडी ही करेगा, ब्रेन तो नहीं करेगा। ब्रेन एनर्जी नहीं रिलीज करता है तो बॉडी ही करेगा हार्मोन और एनर्जी। तो डी। और लास्ट में बचा क्या? ए। तो CBDA, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया। तो बहुत ही कॉमन सेंस हमको यूज करना है इसमें। हमको लॉजिकल फ्लो सेंटेंसेस का समझना है, देखना है कौन सा सिंपल सेंटेंस है जिसको पहले किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, वो सेंटेंस हमेशा शुरू करेगा। उसके बाद हम लॉजिकली फॉलो करते जाएंगे कि कौन सी बात इसके बाद होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो देखिए आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एक सिंगल वर्ड के। अब इसमें से कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल ही एग्जैक्टली इस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको देखना है। अ फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। एक लेखक जब फिक्टिशियस नेम यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? एलिबाई। तो एलिबाई दोस्तों ये होता है कि whenever a person gives a proof of being at some place, मतलब वो कहीं और था, इस चीज का जब वो सबूत देता है कि मैं इस फला व्यक्ति के साथ था या मैं इस आदमी के साथ यहाँ पे था, तो उसको एलिबाई कहते हैं। तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। स्यूडोनेम, ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फेक या इनकरेक्ट, गलत, और नेम का मतलब होता है नेम। तो इनकरेक्ट नेम, तो ये काल्पनिक नाम जो है, या काल्पनिक है तो इनकरेक्ट भी है, तो काफी चांसेस है कि ये हमारा मीनिंग हो। लेकिन हम और भी दोनों ऑप्शन देख लेंगे। एनोनिमस, बिना कोई नाम का, अनामिका। तो एनोनिमस मतलब जब ऑथर कोई नाम ही नहीं यूज करता है। होमोनिम, देखिए होमोनिम वर्ड जो है, होमोनिम उस वर्ड को कहते हैं 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं और अलग अलग मीनिंग के रूप में यूज होते हैं। जैसे होमोनिम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शन को हमने देखा जिसमें ये स्यूडोनिम जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, स्यूडोनिम सही है क्योंकि इनकरेक्ट नाम। ठीक है, तो होमोनिम के बारे में बात कर रहा था। एक वर्ड देखिए, बुक। इस बुक के 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो किताब, ठीक है, और एक रिजर्वेशन। जो रिजर्व कहते हैं ना, बुकिंग कराने गया या टिकट की बुकिंग कराई, तो सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो इसको होमोनिम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही याद रखिए, ऐसे ही नए वर्ड हम सीखते हैं। कहीं भी कुछ नया वर्ड मिले तो जरूर आपको इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उसका मतलब आप ढूंढें, वो कैसे यूज होता है। कहीं भी वो क्वेश्चन में आ सकता है और ऐसे भी आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। Fill in the blanks with the help of alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. दोस्तों ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से 2 बार पढ़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस इसके बहुत ही तेजी से बनते हैं। तो आप अगर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार पढ़िए। वैसे मैं एक बार पढ़ता हूं। लीविंग हिज कार विद द वैले ही डैश द होटल। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ही एंटर्ड। अभी देखिए सबसे क्लोज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको देखना है और हमेशा याद रखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज्यादा आपको सुटेबल लगेगा। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन वहां पे करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो एंटर्ड, एडमिटेड। देखिए एडमिटेड जनरली हॉस्पिटल में एडमिट होता है या किसी को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो एडमिटेड कहते हैं। एक्सेस्ड, इन्वेडेड। इन्वेडेड मतलब तो चढ़ाई करना होता है। एक्सेस मतलब किसी भी चीज को यूज करना या किसी भी चीज में एंट्री पाना, लेकिन ये अलग उसमें यूज होता है। जैसे आप किसी का आपके पास कार्ड है तो आप मतलब परमिशन आपको जब मिलती है किसी भी चीज को
स्पेस में जाने की, तो उसको एक्सेस कहते हैं। व्हेन यू हैव बीन गिवन अ परमिशन, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो है एंटर्ड। दोस्तों इसको बहुत तेजी से हम करेंगे, जो सबसे अप्रोप्रिएट हमें लगेगा, ही एंटर्ड द होटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एंटर्ड है। एंड जॉइन द लार्ज क्राउड मिलिंग डैश। इसमें ऑप्शन देखिए, अबाउट, असाइड, इनटू, आउट। देखिए बहुत इजी अगर आपको पता है तो। मिलिंग अबाउट एक फ्रेज है, मिलिंग के साथ अबाउट यूज होता है। व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर रैंडमली मूविंग विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य या ऑब्जेक्ट के जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आसपास कहीं घूम रहे हो, उनको पता नहीं क्या चल रहा है या क्या करना है, तो उसको मिलिंग अबाउट कहते हैं। तो यहां पे सही हो जाएगा अबाउट। ठीक है दोस्तों। ही फाउंड अ बैज। अब वो जब होटल में एंटर्ड किया वो बंदा, तो ही फाउंड अ बैज वेटिंग फॉर हिम डैश द रिसेप्शनिस्ट टेबल। तो रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, इसमें से आपको सबसे अप्रोप्रिएट ओवर के ऊपर, बाय, इन, एट। तो दोस्तों एट होगा कि रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पे, यहाँ पे जो प्रपोजिशन है, किसी भी जगह पे कुछ रखा हुआ है तो एट यूज होता है। कहीं कहीं ओवर भी यूज होता है, लेकिन इस केस में जब डेस्क पे रखा हुआ है और उस डेस्क की लोकेशन दी हुई है, तो यहाँ पे एट यूज होगा। एंड टुक हिज डैश इन द रियर ऑफ द हॉल। तो उसने बैज इकट्ठा, देखिए इसमें कॉम्प्रिहेंशन में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें, आप एक सेंस बनाए, एक फ्लो बनाए कि चीजें कैसे हो रही हैं। आदमी आया, कार की वैले को दी, होटल में एंटर किया, वहां पे लोग बहुत घूम रहे थे, वो बैज अपना देखता है रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे पड़ा हुआ है। एंड टुक हिज डैश इन द रियर ऑफ द हॉल। रियर मतलब पीछे की साइड, हॉल में पीछे के साइड। ही टुक हिज व्हाट? ऑप्शंस देखते हैं, लाउंज, काउच, स्टैंड, सीट। अभी देखिए काउच हॉल में हो सकता है हो, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट नहीं है। काउच जो सोफा साइड टाइप का होता है उसको काउच कहते हैं। लाउंज एक एरिया होता है जहां पे लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी हॉल में है वो लोग। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है कि हॉल में पीछे की तरफ जाके उसने अपनी सीट ग्रहण कर ली। वो बैज लेके आया तो उसके लिए एक सीट होगी, वो जाके अपनी सीट पे बैठ गया। तो इसका सही आंसर है सीट। लास्ट में आ गए दोस्तों। व्हेन द प्लेस वाज डैश द मॉडरेटर वेलकम्ड द क्राउड। व्हेन द प्लेस जो हॉल था वहां क्या होगा, जो मॉडरेटर था, जो एंकर था, उसने वेलकम किया क्राउड को। एम्प्टी, एम्प्टी होगा तो करेगा वो वेलकम। एम्प्टी हॉल को कोई करता है वेलकम। फिल्ड, कंप्लीटेड, स्टफ्ड। देखिए स्टफ्ड होता है जब किसी चीज के अंदर कुछ ठूस ठूस के भरते हैं तो उसको स्टफ्ड कहते हैं। यहाँ पे तो स्टफ्ड का मतलब नहीं है। कंप्लीटेड अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। फिल्ड जब लोगों से कोई चीज भरी हो तो वहां पे फिल्ड यूज करते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको बस 2 बार अच्छे से जो भी पैराग्राफ दिया है वो समझ के धीरे से पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चंस आपके चुटकियों में बनेंगे। तो ये हो गया क्लोज टेस्ट दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए ये कंप्लीटेड क्लोज टेस्ट है, जिसमें रेड में हमने मार्क किया हुआ जो वर्ड्स हमने भरे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। ठीक है, अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका सेंटेंस है। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। इसमें क्या एरर है आपको समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, गांठ बांध के रखिए कि जब भी किलोमीटर्स होता है, कोई भी डिस्टेंस का रेफरेंस दिया रहता है किलोमीटर्स, हालांकि ये देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है। इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, उस डिस्टेंस की बात है। बहुत सारे यहाँ पे हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं इज होगा। ठीक है, तो ये जो 10 किलोमीटर्स आर है दोस्तों, ये गलत है। इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल। यहां पे भी ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन को एक बार देखिए।
we had to decline several orders in case that, अब किसी को भी डिक्लाइन करने पड़ रहे हैं, हमें डिक्लाइन करने पड़े सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अब ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि सेवरल ऑर्डर्स डिक्लाइन किया, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। लेकिन क्या इन दोनों पार्ट को इन केस दैट कनेक्ट कर पा रहा है? नहीं। यहाँ पे या तो बिकॉज होना चाहिए या एज होना चाहिए, ये दोनों पार्ट को लॉजिकली कनेक्ट कर पाए कि ऑर्डर क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन हेल्ड अप था। लेकिन इन केस, ये तो एक केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग फ्रेज, इसकी जगह पे या तो बिकॉज या एज होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सेलेक्ट द एंटोनिम। देखिए दोस्तों, आपको हड़बड़ करके वर्ड देख के मीनिंग नहीं लगाना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जो वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में उसकी मीनिंग के अगेंस्ट, उल्टा जिसकी मीनिंग, वो एंटोनिम होता है। तो टेंडर, टेंडर हम सबको पता है इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट। तो देखिए, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए जो उसकी मीनिंग होता है वैसा एक वर्ड दिया रहता है, ताकि आप अगर हड़बड़ी में हो तो एंटोनिम की जगह सिनोनिम मार्क कर दें। वहां पे एकदम एक इजी मार्क, इजी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपकी केयरलेसनेस और हड़बड़ी के कारण आपके हाथ से फिसल जाएंगे। तो दोस्तों, सॉफ्ट का क्या हो सकता है एंटोनिम? अगर कोई चीज सॉफ्ट है उसका उल्टा क्या होगा? या तो टफ होगा, हार्ड होगा, या रफ होगा। तो यहां पे देखिए रफ, बस ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, एक ऐसा वर्ड हमको पिक करना है जो एग्जैक्टली उस ग्रुप ऑफ वर्ड को डिफाइन करे, ठीक है। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, ठीक है। तो देखते हैं सारे वर्ड। ट्रुआंट, ट्रुआंट जनरली वो शख्स होता है जो स्कूल से या जहां भी वो पढ़ता है वहां से अपनी क्लासेस छोड़ के भाग जाता है, उसको ट्रुआंट कहते हैं। तो ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। वैग्रेंट, वैग्रेंट होता है वो बंदा जिसका कोई ठिकाना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और भीख मांग के या लोगों से खाना मांग के वो अपना गुजर बसर करता है। तो वैग्रेंट यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग देख लेते हैं, अपनी वोकैबुलरी को अगर मौका मिला है तो थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं दोस्तों, कोई बुराई नहीं है इसमें। इटिनरेंट होता है जो एक आदमी कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो वो भीख नहीं मांगता है या उसका घर होता है, लेकिन वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो उसको आप कह सकते हैं एक तरह का ट्रैवलर, तो उसको इटिनरेंट भी कहते हैं। माइग्रेंट तो हमें पता है कि उसका घर होता है, लेकिन वो इकोनॉमिक वर्क मतलब कुछ काम करने के लिए वो या बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो ये माइग्रेंट का हो गया। तो सारे वर्ड जो है कहीं जाने से रिलेटेड तो है, लेकिन सबका तात्पर्य थोड़ा अलग अलग है, सबकी मीनिंग अलग है। इस केस में वैग्रेंट विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। तो देखते हैं कौन सारे वर्ड्स हैं। एग्जाम्प्लीफाई, एग्जेम्प्ट, एग्जाम्पल, एक्सहेल, सबकी मीनिंग एक बार देख लेते हैं, अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करते हैं दोस्तों, मौका मिला है तो आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बस ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन दिया उसका आपको आंसर पता है तो आप टिक कर दिया। अगर कोई ऐसा वर्ड आपको कहीं भी दिखता है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, ये तो फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप पढ़ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ऐसे भी अगर आपको कहीं कोई वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, दोस्तों प्लीज टेक अ मोमेंट, पॉज अ मोमेंट, गो लुक इट्स मीनिंग अप, राइट इट डाउन इन योर वर्ड जर्नल एंड देन यू विल हैव अर्न्ड अ वर्ड फॉरएवर, ठीक है। तो कभी भी आप आगे ना बढ़े कि बाद में कभी देख लेंगे, ऐसा मत कीजिए। तो एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना।
एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब किसी भी आदमी को किसी भी लाइबिलिटी या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब आप निजात दे देते हैं, मतलब उसको वो चीज नहीं करनी जो सबको करनी है वो उसको नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टन थिंग्स, लाइक एयरपोर्ट पे कोई चेकिंग नहीं होगी, टोल उनको नहीं पे करना पड़ता उनकी गाड़ी। ही हैज बीन गिवन दैट एग्जेम्पशन, ये एग्जेम्प्ट हो गया। अब ये आइए एग्जेम्पलीफाई। एग्जेम्पलीफाई मतलब क्या होता है कि जो भी कोई चीज मतलब उदाहरण के तौर पे पेश की जाती है, उदाहरण के तौर पे पेश किया जाना, उसको एग्जेम्पलीफाई कहते हैं। लेकिन एग्जेम्पलीफाई की स्पेलिंग होती है एग्जेम्पलीफाई, EXE, यहां पे ए है दोस्तों, तो ये गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये आपका आंसर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहां पे मुहावरा दिया हुआ है दोस्तों, गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, तो गेट आउट ऑफ हैंड, इमेजिन कीजिए आपके हाथ से भी कोई चीज बाहर हो गई, तो कहते हैं ना, आप सबने सुना होगा कि ये लड़का तो अब हाथ से बाहर हो गया। तो उसका क्या मतलब होता है कि वो किसी का भी कहा नहीं सुनता है, या कंट्रोल से बाहर हो गया, अपने मन मर्जी का मालिक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ही सिंपल है, हमारी डे टू डे इवन हिंदी में भी हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम है एस्केलेट। ठीक है, एस्केलेट का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा, एस्केलेटर देखा होगा आपने। ठीक है, एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। ठीक है, जैसे टेंशंस आर एस्केलेटिंग इन द सीरियन वॉर, मतलब टेंशन जो है, तनाव बढ़ रहा है। तो कोई भी चीज जब बढ़ती है तो उसके लिए एस्केलेट यूज करते हैं। तो बढ़ने के लिए एस्केलेट यूज होता है, तो उसका नेगेटिव मीनिंग क्या होगा, रेड्यूस या डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए एनलार्ज, रेज, ये सब सिनोनिम है। तो मैंने बोला था एंटोनिम के क्वेश्चन में सिनोनिम हमेशा देता है, ताकि आप अगर हड़बड़ी में हो, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा हो, तो आप गलती कर दें। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है दोस्तों, हमें उल्टा मार्क करके आना है। तो यहाँ पे रिड्यूस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो ये सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, इसका हमको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए सबसे सिंपल रूल जो एक्टिव टू पैसिव के लिए है, सबसे पहले एसवीओ आप ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट ये है, वर्ब एनकाउंटर्ड, सच अ रफ सी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, वर्ब सेम रहेगा। और एक चीज जो सेम रहेगी दोस्तों वो है टेंस। ठीक है, तो जो वॉइस भले ही वर्ब की चेंज होगी, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, लेकिन जो भी टेंस है वर्ब का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्या टेंस है, हैड। तो हैड क्या हो गया, पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड जब चेंज होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो हैड बीन, बी फॉर्म जुड़ जाता है, हैड बीन। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किसमें सही डाला है। सच अ रफ सी, सच अ रफ सी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये सारे ऑप्शंस ठीक है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है सेलर्स, उसको ऑब्जेक्ट बनाया है, सब में ही बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं टेंस, यहाँ पे इज यूज किया है, हैज यूज किया है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे सिर्फ इसमें किया है। तो आप देखिए जनरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्वैप करने वाला जो रूल है वो सबको पता होता है। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये टेंस वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों। तो टेंस जो है वो हमको मेंटेन करना है, जिस टेंस में स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्टिव में, पैसिव में भी उसी में रहेगा, और जो पैसिव में है वही एक्टिव में रहेगा। तो टेंस आप चेक कर लीजिए, अगर टेंस ठीक है तो ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Select the most appropriate option to fill in the blank. She got a lucrative job of a translator because she was dash in French. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब मिली है ट्रांसलेटर की, क्योंकि फ्रेंच, जो भी फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें डैश है, उस वहां पे कौन सा वर्ड जाना है. डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है लैकिंग, मतलब किसी भी चीज में कम. तो अगर फ्रेंच में कम है, नहीं आती है, तो ये जॉब नहीं मिलेगी. तो डेफिशिएंट का यहाँ पे सेंस नहीं है. सफिशिएंट मतलब ठीक है, न कम न ज्यादा. तो अब सेंस देख के सेंटेंस का तो यही लग रहा है कि फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है. अगर सफिशिएंटली आती होगी तो हो सकता है लैंग्वेज का कोई एग्जाम पास करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर की जॉब के लिए तो आपको फ्रेंच बहुत अच्छी आनी चाहिए. तो सफिशिएंट भी नहीं होगा. प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोफिशिएंट मतलब होता है हाईली स्किल्ड, किसी भी एक चीज में बहुत हाईली स्किल्ड होना. तो इसका सेंस बन रहा है कि एक ट्रांसलेटर की जॉब वही कर सकता है जो एक लैंग्वेज में बहुत हाईली स्किल्ड हो, प्रोफिशिएंट हो. तो प्रोफिशिएंट यहाँ पे सही होगा. अभी एक वर्ड देखिए एफिशिएंट, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट में. एफिशिएंट होता है किसी भी चीज को ज्यादा प्रोडक्टिवली करना, मतलब कोई एक काम को, अगर कोई सेम काम को कम समय में कर रहा है तो उसको ज्यादा एफिशिएंट कहेंगे. तो इट इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बट प्रोफिशिएंट इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्किल. ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक वर्ड का मीनिंग है, लेकिन हम 4 नया वर्ड सीख रहे हैं दोस्तों. 19th question. Select the most appropriate option to fill in the blank. The committee reached dash decision regarding the appointment of the chairman. अब यहां पे जो चीज नोटिस करने की है कि आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, तो कोई ऑप्शन हो सकता है, सारे ऑप्शन वहां पे करेक्ट हो, ग्रामेटिकली रॉन्ग कोई नहीं हो, लेकिन आपको उन चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट, तो सबसे अप्रोप्रिएट का एक थंब रूल है कि जो सबसे जनरली कॉमनली यूज्ड हो, वहां पे आपको ऐसा लगे कि ये सबसे कॉमन ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड यूज होता है, आपको उसको यूज करना है. तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शन को. कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब सूटेबल. अगर सारी पार्टीज हैं कमिटी में तो जो सबको सूट करे, या जो भी जॉब है, जो भी काम है चेयरमैन का, उसके लिए जो सबसे सूटेबल हो, तो वो कंपैटिबल है. ठीक है, तो रीच्ड कंपैटिबल डिसीजन. तो कंपैटिबल डिसीजन यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. कंपैटिबल चेयरमैन हो सकता है फॉर दैट रोल. इज द चेयरमैन कंपैटिबल फॉर दैट रोल? बट डिसीजन कंपैटिबल ठीक है. यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत में, एक स्वर में. जब सारे लोग मिलके एक डिसीजन को सपोर्ट करें तो वो यूनानिमस होता है. अग्रीएबल, कि अगर ऐसा कोई डिसीजन है या ऐसा कुछ मैटर है जिसपे सब लोग अग्री करें, किसी को वो बहुत खराब नहीं लगे, एक्सेप्टेबल हो, तो उसको अग्रीएबल कहते हैं. ठीक है. एग्जेम्पलरी मतलब उदाहरण देने योग्य, कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ जो बहुत दिन तक याद रखा जाए या लोग उदाहरण दें कि बहुत ही एग्जेम्पलरी डिसीजन लिया गया. तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल अप्रोप्रिएट है, यूनानिमस है, कि कमिटी ने एक स्वर में एक डिसीजन लिया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन. तो यहाँ पे ऑप्शन यूनानिमस का होगा. दोस्तों ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. जनरल यूज में जो वर्ड्स होते हैं, जो वहां पे सबसे अप्रोप्रिएट होते हैं, वो आपको यूज कर देना. अभी देखिए एक और इडियम आ गया. The invigilator did not know that the 2 boys were exchanging notes under his nose. ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर है उनको नहीं पता दोनों लड़के एक्सचेंज कर रहे हैं नोट्स अंडर हिज नोज. तो यहाँ पे अंडर हिज नोज इडियम है, उसका मीनिंग हमें ढूंढना है. तो अंडर हिज नोज इडियम जो है वो यूज होता है जब आपके सामने, नाक के नीचे, मतलब बिल्कुल आपके सामने जब कोई काम हो रहा हो, तो उसको अंडर हिज नोज कहते हैं. तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन को. रिटन इन स्मॉल लेटर्स, रोल्ड इनटू स्मॉल पैलेट, रैप्ड इन हैंकरचीफ, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. तो दोस्तों जैसा हमने कहा, बिल्कुल सामने में जो चीज होती है उसको राइट अंडर हिज नोज कहते हैं. तो दोस्तों एक और क्लोज टेस्ट है हमारे पास. एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है जो हमको फिल करने हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट. यहाँ पे भी देखिए, जो सबसे अप्रोप्रिएट, दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज. जब भी कंफ्यूजन होगा, दिस विल हेल्प यू. जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, अगर आप कंफ्यूज हो गए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है. An Italian mayor has been cleaning the street along with his councillors after their town
अब मेयर को क्यों, अब देखिए क्लोज टेस्ट में मैंने पहले भी आपको एक और वीडियो में बताया है कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि अलग अलग आपके प्रोफिशिएंसी की टेस्ट होती है। कॉम्प्रिहेंशन कि आप कितना समझ रहे हैं जो बोला जा रहा है, कितना आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। दूसरा कि आप लॉजिक एक सेंटेंस में जो है उसको दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना है। फिर आपका ग्रामर और वोकैबुलरी, तो सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं इसमें, तो पूरा दिमाग खोल के आपको पढ़ना चाहिए। An Italian mayor has been cleaning the street along with his councillors after their town dash with no manual workers. तो कब मेयर को सड़क साफ करनी पड़ेगी? जब कोई मैनुअल लेबर नहीं होगा। तो यहां पे होगा was left, their town was left with no manual workers। ठीक है, यहां पे सिंपल पास्ट यूज होगा। तो was left आ गया, it is reported। ठीक है, in fact dash was sweeping the piazza। तो पियाजा जो ओपन कोर्टयार्ड टाइप का होता है, वो इटालियन आर्किटेक्चर में कहते हैं पियाजा। तो डैश वॉज स्वीपिंग द पियाजा, ही शी दे इट। यहां बात हो रही है मेयर की। देखिए यहां पे मेयर का जेंडर तो क्लियर नहीं है। अब यहां पे आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाली बात। वैसे तो शी भी गलत नहीं है, लेकिन जनरली जब हम पिक्चर करते हैं, आपको पता है maybe it is not so politically correct, but most of the politicians are more politicians, men are represented more in politics compared to women, so it might not be a good thing or bad thing, I don't want to comment on it, but यहाँ पे ज्यादा appropriate जो है वो ही होगा। ठीक है, in front of the, बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 23 में, इन फ्रंट ऑफ द डैश चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। लोकल, नेक्स्ट, नेबर, नियर। नियर बाय होता तो फिर भी होता, नेबरहुड चर्च होता तो फिर भी होता, पड़ोसी चर्च कुछ नहीं होता है। लोकल चर्च मतलब वहां जो मोहल्ले में या जो भी लोकेलिटी होगी वहां पे जो चर्च है उसके लिए लोकल यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस में आ गए हम लोग। द डेप्यूटी मेयर्स फादर, सो लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे डैश द डेप्यूटी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज। तो उनके साथ ये लोग भी थे, डेप्यूटी मेयर के फादर एंड टाउन काउंसिलर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहानी भी समझें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लॉजिक लगाना भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और वोकैबुलरी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लॉजिक लगाना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेयर है वो डिप्टी मेयर के फादर और टाउन काउंसिलर के साथ है। ठीक है, ऑल्सो, अलोंग, एज वेल, अलोंग साइड। तो यहाँ पे या तो अलोंग विद हो सकता था, लेकिन अलोंग विद तो ऑप्शन नहीं है, तो अलोंग साइड मतलब साइड बाय साइड। ठीक है, अलोंग साइड। तो ये हो गया हमारा क्लोज। इसका फाइनल फॉर्म ये है दोस्तों, ये आप देख लीजिए रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गैरलस। यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों, एंटोनिम नहीं सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद पता लगाना है, खुद इसका आंसर देना है। मैं देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। कृपया करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे भी पता चलेगा आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपने प्रिपरेशन को लेके, इस वीडियो को लेके कितने एक्साइटेड है। तो प्लीज लीव योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के पूरे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।